Hello everyone, this is Aditi Pal, final year student from एम्स नागपुर। मेरी नीट में रैंक 4067 थी और मैं गया बिहार से बिलोंग करती हूँ। तो आज हम जो चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो है मिनरल न्यूट्रिशन। तो मिनरल न्यूट्रिशन एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इससे कई सारे मैच द फॉलोइंग आपको आ सकते हैं आपके एग्जाम में, और साथ ही जो मिनरल्स जो हमारे सेनेसेंस और एजिंग के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं उससे भी काफी क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस से शुरू करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूल्स इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इसेंशियल एलिमेंट। तो हमसे गलती सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ने में होती है। अगर हमारा कोई भी क्वेश्चन गलत होता है तो यहाँ पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूल्स इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स, तो आप यहीं पे इज नॉट अगर छोड़ देंगे जल्दी जल्दी में तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो इज नॉट हमसे पूछ रहा है कि ये इसमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है फॉर एन इसेंशियल एलिमेंट, या फिर फॉल्स है इसेंशियल एलिमेंट के लिए। ठीक है, तो ये हमसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो being a component of biomolecules, changing the chemistry of soil, being a structural component of energy related chemical compounds, एक्टिवेशन और इनहिबिशन ऑफ एंजाइम्स। सो इसमें से इसेंशियल एलिमेंट जो है क्या नहीं करता है। तो क्या जो बीइंग अ कंपोनेंट ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, हाँ सही बात है, बायोमोलिक्यूल्स का कंपोनेंट होता है कोई भी इसेंशियल एलिमेंट है हमारे पास। तो क्या वो सॉइल की केमिस्ट्री को चेंज करेगा? तो क्या किसी इसेंशियल एलिमेंट के होने की वजह से सॉइल की केमिस्ट्री चेंज होगी? तो नहीं, सॉइल की केमिस्ट्री जो है किसी इसेंशियल एलिमेंट की वजह से चेंज नहीं होती। फिर बीइंग अ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ एनर्जी रिलेटेड केमिकल कंपाउंड, सही बात है, बायोमोलिक्यूल्स का कंपोनेंट हो सकता है, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट हो सकता है किसी भी कंपाउंड का वो एलिमेंट, और उसी के साथ साथ एक्टिवेशन और इनहिबिशन ऑफ एंजाइम्स भी कर सकता है हमारा इसेंशियल एलिमेंट। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा बी, चेंजिंग द केमिस्ट्री ऑफ सॉइल। तो हम एक एलिमेंट को इसेंशियल एलिमेंट जो है उसका डिसाइड करने का हमारे पास क्या क्राइटेरिया होता है कि किसी एलिमेंट को हम इसेंशियल एलिमेंट कब बोलेंगे। तो इसेंशियल का मतलब ही है कि जरूरी है ये एलिमेंट। तो जो ये एलिमेंट है, इट इज इसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ अ प्लांट, यानी कि ये जो एलिमेंट है वो रिक्वायर्ड होगा उसका उस प्लांट के ग्रोथ के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए। ये एलिमेंट जो है नेसेसरी होगा, इसके बिना उसका ग्रोथ और रिप्रोडक्शन उतने अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा। फिर ये एलिमेंट जो है इसको हम रिप्लेस नहीं कर सकते हैं अनदर एलिमेंट से, यानी आप ऐसा नहीं कि इसके जगह पे कोई और एलिमेंट देंगे तो उसका काम हो जाएगा। ये एलिमेंट हमको चाहिए, ये एक स्पेसिफिक एलिमेंट है जो हमको चाहिए और इसकी जगह कोई और नहीं ले सकता है। और जो एलिमेंट है इट इज रिक्वायर्ड डायरेक्टली इन मेटाबॉलिक रिएक्शंस। तो ये 3 क्राइटेरिया हैं जिसके हिसाब से आप बोल सकते हैं कि एक एलिमेंट इसेंशियल एलिमेंट है। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन के लिए चाहिए, इसकी जगह कोई नहीं ले सकता, और ये डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा इन मेटाबॉलिक रिएक्शंस उस प्लांट के, तभी तो ये ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा। तो ये होते हैं इसेंशियल एलिमेंट्स को डिसाइड करने के क्राइटेरिया। अब इसके बाद इनका रोल क्या होता है इसेंशियल एलिमेंट्स का, कि जो इसेंशियल एलिमेंट्स हैं वो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स और बायोमोलिक्यूल्स में इनकॉर्पोरेट होते हैं। तो जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स एंड बायोमोलिक्यूल्स है वही तो है जो प्लांट के ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हैं। तो ये एलिमेंट्स इनमें इनकॉर्पोरेट हो रहे हैं, तो इनके बनने के लिए जो ये एलिमेंट हमें चाहिए। तो जब तक ये एलिमेंट नहीं रहेगा तब तक ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स एंड बायोमोलिक्यूल्स नहीं बनेंगे, और जब तक ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स एंड बायोमोलिक्यूल्स नहीं बनेंगे तब तक हमारे प्लांट का ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन नहीं होगा। तो ये है हमारा इसेंशियल एलिमेंट्स का पहला फंक्शन। उसके बाद हमने देखा था कि दे टेक पार्ट इन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं या ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में।
उसके बाद दे ऑल्सो एक्ट एज को फैक्टर्स ऑफ एंजाइम्स। तो अभी हम आगे देखेंगे कि काफी सारे एंजाइम्स हैं जिनके जिनके को फैक्टर्स एलिमेंट्स होते हैं। तो एलिमेंट्स जो हैं दे एक्ट एज को फैक्टर्स ऑफ एंजाइम्स। इसके बाद दे कैन ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड्स। तो एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड से हम एग्जांपल के लिए एटीपी लेते हैं, तो हमें पता है एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं फोस्फेट है, फोस्फेट एक एलिमेंट है। तो हो सकता है कि ये जो इसेंशियल एलिमेंट्स हैं बहुत सारे एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड्स के पार्ट हो, या फिर दे आर एक्टिंग एज को फैक्टर्स ऑफ एंजाइम। तो जो इसेंशियल एलिमेंट्स हमने देखा कि क्राइटेरिया क्या है और रोल क्या है। ये इनकॉर्पोरेट हो रहे हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में पार्ट ले रहे हैं, उसके बाद दे आर एक्टिंग एज को फैक्टर्स ऑफ एंजाइम, तो एक्टिवेशन या इनहिबिशन कर रहे हैं। पर कहीं भी ये दे आर नॉट प्लेइंग एनी रोल इन चेंजिंग द केमिस्ट्री ऑफ द सॉइल। यानी कि केमिस्ट्री ऑफ द सॉइल्स से हमारा इसेंशियल एलिमेंट का क्या लेना देना। हमें तो इसेंशियल एलिमेंट का प्लांट के ऊपर इफेक्ट देखना है, ना कि सॉइल के ऊपर। तो चेंजिंग द केमिस्ट्री ऑफ सॉइल यहाँ पे हमारा फॉल्स होगा फॉर एन इसेंशियल एलिमेंट। बाकी हमने देख लिया कि इसेंशियल एलिमेंट कहते किसको हैं और इसेंशियल एलिमेंट्स के काम क्या क्या हैं। तो ये हुआ हमारा इसेंशियल एलिमेंट्स का क्वेश्चन नंबर 1। अब हम आते हैं, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैन बेस्ट एक्सप्लेन द टर्म क्रिटिकल कंसंट्रेशन ऑफ एन इसेंशियल एलिमेंट। अब हमने पढ़ा इसेंशियल एलिमेंट क्या है, इसेंशियल एलिमेंट के फंक्शंस क्या क्या हैं। अब हमसे पूछ रहा है कि आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं क्रिटिकल कंसंट्रेशन ऑफ एन इसेंशियल एलिमेंट। तो इसेंशियल एलिमेंट के क्रिटिकल कंसंट्रेशन की डेफिनेशन पूछ रहा है। तो हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं। इसेंशियल एलिमेंट कंसंट्रेशन बिलो विच प्लांट ग्रोथ इज रिटार्डेड, फिर इसेंशियल एलिमेंट कंसंट्रेशन बिलो विच प्लांट ग्रोथ बिकम्स स्टंटेड, फिर इसेंशियल एलिमेंट कंसंट्रेशन अबव विच प्लांट रिमेन्स इन द वेजिटेटिव फेज, या फिर नन ऑफ द अबव। तो क्रिटिकल कंसंट्रेशन की बेसिकली हमें मीनिंग समझनी है। तो क्रिटिकल कंसंट्रेशन क्या होता है, तो हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा क्योंकि ये ऑप्शन तो हमें पहले ही गलत लग रहा है कि अबव व्हिच द प्लांट रिमेन्स इन वेजिटेटिव फेज। तो वेजिटेटिव फेज और रिप्रोडक्टिव फेज के लिए तो इसेंशियल एलिमेंट हमें ऐसा कुछ हेल्प नहीं करेगा। तो ये दोनों ऑप्शंस हमें सिमिलर लग रहे हैं, और उसके साथ साथ ही हमें एक वर्ड का डिफरेंस लिख रहा है, दैट इज स्टंटेड एंड रिटार्डेड। तो अब स्टंटेड ग्रोथ वर्सेस रिटार्डेड ग्रोथ जब तक हमें पता नहीं रहेगी तब तक हम समझ नहीं पाएंगे कि इसेंशियल एलिमेंट आखिर किस चीज में हेल्प करता है। तो जो स्टंटेड ग्रोथ है उसका क्या मतलब होता है, एक्सट्रीमली रिड्यूस्ड हाइट। यानी कि अगर हमें ड्वार्फिज्म देखने को मिलता है, हमें अगर ह्यूमंस में भी ड्वार्फिज्म देखने को मिलता है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन, तो हम उसको स्टंटेड बोलते हैं, ना कि रिटार्डेड। तो एक्सट्रीमली रिड्यूस्ड हाइट जब हमें देखने मिलेगी तो हम बोलेंगे ड्वार्फिज्म। और उसके बाद रिटार्डेड ग्रोथ को हम कैसे डिफाइन करेंगे, बाय स्लो सेल डिवीजन एंड इलोंगेशन। रिटार्डेड यानी कि ग्रोथ हो रही है पर स्लो हो रही है, स्टंटेड में तो जो है एक्सट्रीमली रिड्यूस्ड है, और रिटार्डेड में फिर भी ग्रोथ हो रही है पर स्लो हो रही है। तो हमारे इसेंशियल एलिमेंट्स जो हैं ये क्या करते हैं, दे गेट इनकॉर्पोरेटेड इनटू द बायोमोलिक्यूल्स। और ये तो हमने अभी देखा कि बायोमोलिक्यूल्स में इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं एंड दे स्टार्ट एक्टिंग लाइक द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ द सेल। कोफैक्टर्स ऑफ एंजाइम भी हैं और दे आर पार्ट ऑफ एनर्जी कंपाउंड्स लाइक एटीपी हमने देखा। तो यही जो 4 चीजें हमने ऊपर देखी कि इसेंशियल एलिमेंट्स का क्या रोल है, वही वापस से हमें दे रखी है। तो इसेंशियल एलिमेंट्स का हमें रोल तो पता है। अब क्या होगा अगर इसेंशियल एलिमेंट्स जो है उसकी डेफिशिएंसी हो गई तो क्या होगा, तो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होंगे, क्योंकि हमारे ना तो एंजाइम्स काम कर रहे होंगे, ना स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स काम कर रहे होंगे, ना एनर्जी कंपाउंड्स काम कर रहे होंगे। तो प्लांट की ग्रोथ जो है वो थोड़ी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो डिस्टर्ब होने की वजह से जो ग्रोथ है वो स्टंटेड नहीं होगी, वो रिटार्डेड होगी, यानी स्लो हो जाएगी जो ग्रोथ है।
तो जो मिनिमम कंसंट्रेशन है जिसके बिलो अगर इतनी कंसंट्रेशन नहीं रही इसेंशियल एलिमेंट की, तो प्लांट जो है वो रिटार्डेड ग्रोथ शो करेगा या लो ग्रोथ शो करेगा। तो उस कंसंट्रेशन को हम बोलते हैं क्रिटिकल कंसंट्रेशन। यानी कि हमें ये समझ में आया कि एक मिनिमम कंसंट्रेशन है एलिमेंट की जो प्लांट को चाहिए फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब हम उसके नीचे अगर उससे कम अगर कंसंट्रेशन हो गई तो प्लांट जो है वो स्लो ग्रोथ दिखाने लगेगा या रिटार्डेड ग्रोथ दिखाने लगेगा। तो क्रिटिकल कंसंट्रेशन, क्रिटिकल अगर कोई भी चीज है यानी कि इससे कम हुआ तो आपको दिक्कत होने लगेगी। क्रिटिकल जो भी हम वर्ड यूज करते हैं, तो ये हुआ हमारा क्रिटिकल कंसंट्रेशन ऑफ एन इसेंशियल एलिमेंट की डेफिनेशन। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ एन एलिमेंट tend to appear first in young leaves। ठीक है, it indicates that the element is relatively immobile। Which one of the following elemental deficiency would show such symptoms? अब हमसे बोल रहा है कि अगर किसी एलिमेंट की डेफिशिएंसी हो रही है तो वो पहले हमें यंग लीव्स में दिखाई दे रहा है। यानी एक प्लांट है, उसको किसी एलिमेंट की डेफिशिएंसी हो रही है और वो यंग लीव्स में हमको देखने को मिल रहा है। तो ये हमें बताना है कि जो है वो रिलेटिवली इमोबाइल है, यानी कि वो यंग लीव्स में ही पाया जाता है। तो वो इमोबाइल है तो उसकी डेफिशिएंसी हो गई, तो ये जो यंग लीव्स है वो उन पे इफेक्ट दिखने लगा, जबकि वो दिखना चाहिए था ओल्ड लीव्स में। तो कौन सा एलिमेंट की डेफिशिएंसी से हमें ऐसे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे? तो इसके लिए हमें पहले तो ये पता होना चाहिए कि इमोबाइल एलिमेंट्स है कौन से, उसके बाद इसमें से कौन सा इमोबाइल है वो भी पता होना चाहिए। तो जो हमारे पास है इमोबाइल एलिमेंट्स की क्या डेफिनेशन है कि जो एलिमेंट्स होते हैं इमोबाइल से हमें समझ में आ रहा है अनएबल टू मूव। ठीक है, तो जो एलिमेंट्स विच आर अनएबल टू मूव विद इन द प्लांट्स आर टर्म्ड एज इमोबाइल एलिमेंट्स। ठीक है, ये तो हमें नाम से समझ में आ रहा था कि ये उतना मूव नहीं। So even if they are present in the older tissues, they cannot be transported to younger plant parts and tissues। ठीक है, तो जो हमारे पास अगर वही हमने कहा कि इमोबाइल है तो जहां ये प्रेजेंट है वहीं प्रेजेंट रहेंगे। दे कैन नॉट बी ट्रांसपोर्टेड टू द यंगर प्लांट पार्ट्स। ठीक है, तो वो यंगर प्लांट पार्ट्स के पास नहीं जा पाएंगे, जहां है वहीं रहेंगे। तो जो एलिमेंट्स होते हैं कैल्शियम एंड सल्फर, तो कैल्शियम एंड सल्फर जो है, कैल्शियम एंड सल्फर आप इसको ऐसे सैक की तरह याद रख सकते हैं। तो उल्टा हम देखेंगे तो कैल्शियम एंड सल्फर जो है दे आर इमोबाइल एलिमेंट्स। तो जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ सेल्स हैं ये कैल्शियम एंड सल्फर, एंड दे कैन नॉट बी मोबिलाइज्ड, यानी ये इमोबाइल हैं। तो जो डेफिशिएंसी सिम्टम्स होते हैं इमोबाइल एलिमेंट्स के, दे टेंड टू अपीयर फर्स्ट इन यंग पार्ट्स, प्लांट पार्ट्स लाइक इन यंगर लीव्स। तो जो डेफिशिएंसी सिम्टम्स होते हैं इमोबाइल एलिमेंट्स के, वो पहले हमें यंग लीव्स में दिखना शुरू करते हैं। तो क्योंकि ये यंग लीव्स में ही पाए जाते हैं, तो यंग लीव्स से ये दूसरे जगह फिर ओल्ड लीव्स के पास नहीं जाते, तो इसीलिए इनको हम इमोबाइल एलिमेंट्स बोलते हैं। ये उधर ही रहते हैं हमारे यंग लीव्स में, तो इनकी डेफिशिएंसी सिम्टम्स भी यंग लीव्स में ही देखने को मिलेगा, ना कि हमें ओल्ड लीव्स में देखने को मिलेगा। तो जो करेक्ट आंसर है हमारा, कैल्शियम तो दिया नहीं है ऑप्शंस में, तो जो सल्फर है वो है हमारा करेक्ट आंसर। तो हमें ये याद रखना है कि क्वेश्चन में तो पहले ही दिया है कि डेफिशिएंसी सिम्टम्स यंग लीव्स में दिख रहे हैं और इट इंडिकेट्स दैट द एलिमेंट इज रिलेटिवली इमोबाइल। तो इमोबाइल एलिमेंट्स का हमको एग्जांपल जो है याद रखना है सैक से, कि कैल्शियम है और सल्फर है हमारे इमोबाइल एलिमेंट्स। तो यहाँ पे हमारे ऑप्शंस में सल्फर दे रखा है, तो सल्फर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स इज नॉट ड्यू टू मैंगनीज टॉक्सिसिटी इन प्लांट्स। तो कौन सा सिम्टम मैंगनीज टॉक्सिसिटी की वजह से नहीं है, यानी कि मैंगनीज टॉक्सिसिटी
से इसमें से सब कुछ होगा, बस एक चीज नहीं होगी और वही हमारा आंसर होगी। तो हमें तो सबसे पहले पता रहना चाहिए कि मैंगनीज टॉक्सिसिटी से क्या क्या होता है, उसके बाद हम ऑप्शंस पढ़ेंगे। तो मैंगनीज टॉक्सिसिटी, तो सबसे पहले मैंगनीज की टॉक्सिसिटी क्यों होगी? क्योंकि ऐसा होगा कि हमें मैंगनीज बहुत ही कम अमाउंट में चाहिए, हमें नहीं प्लांट को। तो मैंगनीज को प्लांट को मैंगनीज कम अमाउंट में चाहिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट है मैंगनीज फॉर द प्लांट। लेकिन अगर ये थोड़ा ज्यादा मिल गया प्लांट को, जितना जितना उसको चाहिए था उससे ज्यादा मिल गया, तो इससे हमारा मैंगनीज टॉक्सिसिटी हो जाएगी। एंड द प्रोमिनेंट इफेक्ट्स ऑफ मैंगनीज टॉक्सिसिटी is that uptake of other elements are affected due to interference। अब मैंगनीज खुद तो ज्यादा हो गया, उतना चाहिए भी नहीं था प्लांट को, और खुद ज्यादा होने के बाद ये दूसरे एलिमेंट्स को भी एब्जॉर्ब नहीं होने दे रहा है। यानी ये एक तरह से दो तरह से टॉक्सिसिटी दिखा रहा है। एक तो खुद टॉक्सिक है, उसका भी इफेक्ट दिखेगा, और अपने कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से वो दूसरे जो एलिमेंट्स हैं उसके अपटेक को भी इंटरफेयर कर रहा है। यानी ये तो बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो गया फॉर द प्लांट। तो मैंगनीज टॉक्सिसिटी जब हो रही है तो इट हैज द फॉलोइंग इफेक्ट्स। तो मैंगनीज टॉक्सिसिटी के क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं? तो जो ये मैंगनीज है, ये सबसे पहले किससे कम्पीट करता है? विद आयरन एंड मैग्नीशियम फॉर अपटेक विच रिजल्ट्स इन रिडक्शन इन देयर अपटेक। तो हमें याद रखना है किससे? आयरन से करता है, मैग्नीशियम से। ठीक है, पहले दो हुए। उसके बाद ये तो अपटेक के में ये compete किया। उसके बाद मैग्नीशियम अगर जो है भी उससे भी compete कर रहा है फॉर बाइंडिंग टू द एंजाइम्स एंड दस अफेक्टिंग एंजाइम इंटरैक्शन। पहले तो मैंगनीज को आने नहीं दे रहा था, अपटेक को प्रिवेंट कर रहा था। उसके बाद मैंगनीज जो उसके बाद जो थोड़ा मैग्नीशियम है भी प्लांट के पास और वो एंजाइम से बाइंड करके एक्टिविटी कराना चाह रहा है, तो वो भी मैंगनीज को मंजूर नहीं है, वो भी प्रिवेंट कर रहा है। उसके बाद इट इनहिबिट्स द ट्रांसलोकेशन ऑफ कैल्शियम इन द शूट एपेक्स। तो जो कैल्शियम शूट एपेक्स में जा रहा है उसके ट्रांसलोकेशन को भी ये प्रिवेंट कर रहा है। तो हमने देखा आयरन और मैग्नीशियम का अपटेक प्रिवेंट कर रहा है, मैग्नीशियम को एंजाइम्स के साथ बाइंड होने नहीं दे रहा है, फिर कैल्शियम का ट्रांसलोकेशन टू शूट एपेक्स ये भी होने नहीं दे रहा है। तो शॉर्ट में हमें इतना ही याद रखना है और बाकी सब तो आप खुद से लिख सकते हैं आराम से। तो उसके बाद आयरन, मैग्नीशियम और कैल्शियम ये हमें तीनों याद रखने हैं। उसके इसीलिए जो प्लांट है वो किसकी डेफिशिएंसी शो करेगा? कैल्शियम की, मैग्नीशियम की और आयरन की। आप इसे सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी आपको अगर पता है तो उससे याद रख सकते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड आयरन। इससे जो है मैंगनीज टॉक्सिसिटी में इनकी जो है डेफिशिएंसी हो जाती है इन द प्लांट। ठीक है, तो उसके बाद मैंगनीज टॉक्सिसिटी कैरेक्टराइज कैसे करते हैं हम? बाय द अपीयरेंस ऑफ ब्राउन स्पॉट्स सराउंडेड बाय क्लोरोटिक वेन्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ब्राउन स्पॉट्स हैं और क्लोरोटिक वेन्स इनको सराउंड कर रही हैं। तो इससे हम मैंगनीज टॉक्सिसिटी को आइडेंटिफाई करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ऑफ मैंगनीज टॉक्सिसिटी। तो अब हम पढ़ते हैं हमारे ऑप्शंस। तो कैल्शियम ट्रांसलोकेशन इन द शूट एपेक्स इज इनहिबिटेड, सही बात है। अभी हमने देखा कि कैल्शियम के ट्रांसलोकेशन को नहीं होने देता है मैंगनीज का टॉक्सिक होना। देन डेफिशिएंसी इन बोथ आयरन एंड नाइट्रोजन। हमने क्या पढ़ा? CMI, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन। नाइट्रोजन पढ़ा क्या हमने? तो नाइट्रोजन में तो ये कुछ भी नहीं करता, तो नाइट्रोजन कहाँ से आ गया? नाइट्रोजन का अपटेक भी प्रिवेंट नहीं करता।
अपीयरेंस ऑफ ब्राउन स्पॉट सराउंडेड बाय क्लोरोटिक वेन्स, ये हमने देखा, ये तो कैरेक्टरिस्टिक है ऑफ मैंगनीज टॉक्सिसिटी एंड नन ऑफ द अबव। तो हमारा ये क्लियरली जो है सही आंसर है। हमने सारे ऑप्शंस हमने अच्छे से देखा कि मैंगनीज टॉक्सिसिटी में कौन कौन से एलिमेंट्स अफेक्ट होते हैं, क्या उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, और जिसे हम जो ब्राउन स्पॉट्स विद सराउंडेड बाय क्लोरोटिक वेन्स हैं वो हमने देखा, और तीनों न्यूट्रिएंट्स देखे जिनकी डेफिशिएंसी होती है ड्यू टू मैंगनीज टॉक्सिसिटी। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम आते हैं, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। रिएक्शन कैरीड आउट बाय नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब्स इंक्लूड। तो जो हमारे पास रिएक्शन कैरीड आउट बाय नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब्स वो दे रखा है, 2NH3+3O2 हमारा देता है नाइट्राइट आयन प्लस 2H++H2O। देन हमारा जो नाइट्राइट आयन है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्रेट आयन बनाता है। तो ये दो इक्वेशंस हमें दे रखे हैं, और अब हमें विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट दीज इक्वेशन इज नॉट ट्रू। तो फिर से नॉट ट्रू को हाईलाइट करके आप फॉल्स लिखिए, यानी इसमें से कौन सा गलत है आपको बस सीधा सीधा ये आपको बताना है। तो जो हमारे पास ये दो इक्वेशंस कहाँ से आई, तो ये हमारे नाइट्रोजन फिक्सेशन के टॉपिक से हैं। तो पहले तो हमें नाइट्रोजन फिक्सेशन पता होना चाहिए, तभी हम ये क्वेश्चन कर पाएंगे। तो जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है, it is a process by which atmospheric nitrogen is converted into ammonia and other related compounds like nitrates and nitrites। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या हो रहा है कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको हम ले रहे हैं, उसको प्लांट ले रहा है और उसको कन्वर्ट कर रहा है इनटू अमोनिया और कौन से कंपाउंड्स, नाइट्रेट्स में, नाइट्राइट्स में। तो जो इसको बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, अब हमारे पास जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है वो 3 तरीके से हो सकता है। या जो हमारे पास एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन हो सकता है, या तो इंडस्ट्रियल हो सकता है, या बायोलॉजिकल। तो हम जो देख रहे हैं वो तो बायोलॉजिकल हमें दिख रहा है। तो बायोलॉजिकल यानी जो हमारे प्लांट्स कर रहे हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, वो हमारा बायोलॉजिकल में आ जाएगा। जो हमारा इंडस्ट्रीज में यूज किया जा रहा है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रेट एंड नाइट्राइट, वो हमारा इंडस्ट्रियल हो जाएगा। और एटमॉस्फेयर में भी कुछ हमारा जो नाइट्रोजन है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, वो कन्वर्ट हो रहा होगा इनटू अमोनिया, नाइट्रेट एंड नाइट्राइट बाय वेरियस नेचुरल प्रोसेसेस। तो हमें ये याद रखना है कि एटमॉस्फेरिक और इंडस्ट्रियल और बायोलॉजिकल, ये 3 तरीके से हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन हो सकता है। तो इसी को सबसे पहले जो अमोनिया है वो नाइट्राइट में कन्वर्ट होगा एंड देन नाइट्रेट्स में कन्वर्ट होगा, तो इसे हम कहते हैं नाइट्रीफिकेशन। तो सबसे पहले हमें देखना है कि जो नाइट्रोसोमोनास है एंड नाइट्रोकोकस है, नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोकोकस वो हमारे कन्वर्ट करेंगे अमोनिया को इनटू नाइट्राइट, एंड देन जो हमारा नाइट्रोबैक्टर है वो हमारा कन्वर्ट करेगा नाइट्राइट इनटू नाइट्रेट। तो हम देख सकते हैं सेम जो हमारा रिएक्शन है यहाँ पे दे रखा है, 2NH3+3O2 जो हमारा बनाता है नाइट्राइट। तो ये करते हैं हमारे दो नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोकोकस। ये हमें बार बार रिवाइज करके याद होना चाहिए कि ऊपर में हमारे 2 बैक्टीरियाज हैं जो अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट करते हैं। देन हमारे नीचे जो है नाइट्रोबैक्टर है जो नाइट्राइट को हमारा नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है। तो NO2- + O2 हमारा बनाता है नाइट्रेट प्लस एनर्जी। तो जो ये बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है बाय दीज ऑर्गेनिजम्स, इसे हम इन ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं कीमो ऑटोट्रॉफ्स। उसके बाद जो है हमारे पास बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन जो हमारे पास माइक्रोब्स कैरी आउट करते हैं उसे हम कीमो ऑटोट्रॉफिक, जो कीमो ऑटोट्रॉफ्स ये नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस और नाइट्रोबैक्टर हैं, तो इन्हें हम कीमो ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं क्योंकि दे आर डिराइविंग एनर्जी फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऑक्सीडेशन की वजह से दे आर
दे आर डिराइविंग एनर्जी फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसीलिए ये वो लाइट सोर्स को यूज नहीं कर रहे हैं, दे आर यूजिंग हमारे जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको यूज करके दे आर यूटिलाइजिंग एनर्जी, इसीलिए हम इन्हें कहते हैं कीमो ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, और ये लाइट सोर्स को यूज नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हम इन्हें फोटो ऑटोट्रॉफ्स नहीं बोलते। तो ये कीमो ऑटोट्रॉफ्स हैं। तो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हमने देखा जो ऊपर वाला स्टेप है वो हमारा, मैंने बोला था आपको याद रखना है कि ऊपर वाला स्टेप 2 बैक्टीरिया कैरी आउट करते हैं, नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोकोकस, एंड नीचे वाला हमारा नाइट्रोबैक्टर। ये आपको इसी ऑर्डर में याद होना चाहिए। उसके बाद हमारा जो है बोथ स्टेप्स 1 एंड 2 को हम नाइट्रिफिकेशन बोल सकते हैं। तो हमने देखा था कि नाइट्रिफिकेशन हम इन दोनों स्टेप्स को बोल सकते हैं। और उसके बाद आखिरी जो हमारा ऑप्शन है बैक्टीरिया कैरिंग आउट दीज स्टेप्स आर यूजुअली फोटो ऑटोट्रॉफ्स। फोटो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं क्या? ये नहीं, ये अभी हमने देखा कि ये लाइट तो यूज नहीं कर रहे हैं, ये हमारी जो भी हमारे पास बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहे हैं, they are deriving energy from the oxidation of inorganic compounds, so they are not photoautotrophs, they are chemoautotrophic। तो ये हमारा जो है ऑप्शन डी जो है फॉल्स हो जाएगा। फिर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, with regard to the biological nitrogen fixation by rhizobium in association with soybean, which one of the following statements or statement does not hold true? फिर से does not hold true, ये इतनी हर बार हमसे फॉल्स पूछ रहे हैं पर क्वेश्चन में ये ट्रू दे देते हैं। तो अगर आपने जल्दी में क्वेश्चन नहीं पढ़ा तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और जैसे ही नॉट ट्रू ये लिखते हैं आप उसको चेंज करके फॉल्स लिख लीजिए यहाँ पे, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो फॉल्स कौन सा है? अब हमसे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन पूछ रहा है बाई राइजोबियम इन एसोसिएशन विथ सोयाबीन। तो जो हमारे पास राइजोबियम है इन एसोसिएशन विद सोयाबीन, तो हमें पहले पता होना चाहिए कि जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है बिटवीन राइजोबियम एंड लेग्यूमिनस प्लांट्स, जो कि यहाँ पे हमारा सोयाबीन है, तो ये हमें पता होना चाहिए कि ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। अब जो है हमारे पास ये कैसे होता है, तो पहले तो फॉर्मेशन ऑफ इन्फेक्शन थ्रेड एंड होता है और उसके बाद एंट्री ऑफ राइजोबियम होता है। और ये इन्फेक्शन थ्रेड में राइजोबियम रह के जो हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है और इससे हमारा जो सोयाबीन प्लांट है उसको भी सिम्बायोटिक एसोसिएशन, यानी दोनों एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं फॉर एग्जिस्टेंस। फिर हमारे पास ये जो नोड्यूल्स होते हैं वहाँ यहाँ पे लेग हीमोग्लोबिन हमें देखने को मिलता है। तो अब ये लेग हीमोग्लोबिन क्या है? तो जो राइजोबियम है सबसे पहले इट इज अ फ्री लिविंग बैक्टीरिया है एंड इट फॉर्म्स सिम्बायोटिक एसोसिएशन विथ लेग्यूमिनस प्लांट्स। जो लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं उसके साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाता है हमारा जो है राइजोबियम। उसके बाद जो नोड्यूल्स बनते हैं एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन ऑफ द बैक्टीरिया। तो हमें पता है जो सोयाबीन है उसमें पहले इन्फेक्शन होगा, यानी एक इन्फेक्शन थ्रेड बनेगी, उससे राइजोबियम जो है वो एंटर करेगा और राइजोबियम एंटर करेगा। उसके बाद हमारे पास सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनेगा एंड नोड्यूल्स बनेंगी एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन ऑफ द बैक्टीरिया। अब नाइट्रोजन फिक्सिंग एंजाइम जो नाइट्रोजनेज है ये प्रेजेंट होता है राइजोबियम के अंदर एंड क्या करता है, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करेगा टू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यहाँ पे कन्वर्जन हो रहा है इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया एंड दिस जो नाइट्रोजनेज है इट इज अ मोलिब्डेनम आयरन प्रोटीन एंड गेट्स इनएक्टिवेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वरना हमारा नाइट्रोजनेज जो है वो इनएक्टिवेट हो जाएगा। तो ऑक्सीजन का प्रेजेंस नहीं होना चाहिए। एंड जो नाइट्रोजनेज है इट इज अ मोलिब्डेनम आयरन प्रोटीन।
उसके साथ ही साथ लेग हीमोग्लोबिन जो है दैट इज एन ऑक्सीजन स्कैवेंजिंग पिंक कलर्ड प्रोटीन। तो क्योंकि पिंक कलर है तो इसका नाम हीमोग्लोबिन रख दिया, क्योंकि हमारे बॉडी में भी हीमोग्लोबिन होता है रेड कलर्ड। लेग हीमोग्लोबिन क्योंकि क्या करता है, ये ऑक्सीजन की स्कैवेंजिंग करता है, क्योंकि हमें पता है कि नाइट्रोजनेस तो ऑक्सीजन में फंक्शन ही नहीं कर पाएगा, तो ऑक्सीजन स्कैवेंजिंग में हेल्प करता है ये जो हमारा लेग हीमोग्लोबिन है। और ये प्रेजेंट कहाँ होता है, इन द नोड्यूल्स दैट प्रोटेक्ट्स नाइट्रोजनेस फ्रॉम ऑक्सीजन। तो हमें नाइट्रोजनेस को ऑक्सीजन से बचा के रखना है, उसके लिए हमारे पास लेग हीमोग्लोबिन है। तो ये तो हुआ हमारा सारा जो थ्योरी हमें पता रहनी चाहिए ताकि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। अब हम देखते हैं ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले नाइट्रोजन में रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर इट्स फंक्शनिंग, बिल्कुल नहीं। ऑक्सीजन से बचाने के लिए तो है उसके पास लेग हीमोग्लोबिन है, पिंक कलर्ड पिगमेंट, और नाइट्रोजन गैस को इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया कन्वर्ट कर रहा है। सही बात है, ये भी बिल्कुल सही बात है। एंड नाइट्रोजनेस इज अ मॉलिब्डेनम Fe iron protein, and this leg hemoglobin is acting as a ऑक्सीजन स्कैवेंजर यानी ऑक्सीजन को एक तरह से ऑक्सीजन को अंदर ले रहा है ये लेग हीमोग्लोबिन, ताकि इसके पास ऑक्सीजन आ जाए पर नाइट्रोजनेस के पास ना जाए, क्योंकि नाइट्रोजनेस तो ऑक्सीजन सेंसिटिव है। एक बार ऑक्सीजन नाइट्रोजनेस के पास चला गया तो नाइट्रोजनेस अपना काम ही नहीं करेगा, तो ये तो हम नहीं चाहते हैं। तो नॉट विच इज फॉल्स, नाइट्रोजनेस में रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर इट्स फंक्शनिंग इज एब्सोल्युटली फॉल्स। ऑक्सीजन नहीं चाहिए नाइट्रोजनेस को अपने फंक्शनिंग के लिए। फिर हम आते हैं, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। Match the element with its associated functions, roles and choose the correct option among the given below. तो 5 एलिमेंट्स दे रखे हैं, बोरोन, मैंगनीज, मॉलिब्डेनम, जिंक एंड आयरन। तो अभी तक हमने जो देखा उसमें से हम कौन सा क्वेश्चन जो है, कौन सा एलिमेंट हमें पता है। तो कंपोनेंट ऑफ नाइट्रोजनेज हमने अभी देखा कि मॉलिब्डेनम एंड आयरन होता है। अब इसमें तो दोनों दे रखे हैं, मॉलिब्डेनम और आयरन, तो हम फिर से फंस गए। यानी अब हमें सारे एलिमेंट्स का फंक्शन अलग अलग पता होना चाहिए, तभी हम ये क्वेश्चन आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले बोरोन का क्या काम होता है, तो बोरोन जो है वो पॉलन जर्मिनेशन में, ठीक है, फंक्शन को बता सकता है, आप याद कैसे रखेंगे, तो आप ब्लड प्रेशर से याद रख सकते हैं कि बोरोन इज फॉर पॉलन जर्मिनेशन। बोरोन फॉर पॉलन जर्मिनेशन, तो ये हो गया हमारा A का 4 होना चाहिए, बोरोन इज फॉर पॉलन जर्मिनेशन। उसके बाद मैंगनीज क्या है, तो मैंगनीज हमने पढ़ रखा है फोटोसिंथेसिस में कि जो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होता है वो MnCl2 के प्रेजेंस में होता है। तो जो मैंगनीज है वो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर टू लिबरेट ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, यहाँ पे जो है मैंगनीज MnCl2 के फॉर्म में इसेंशियल होता है। तो मैंगनीज फोटोलिसिस, इसे हम फोटोलिसिस भी कहते हैं। तो ये तो हमें फोटोसिंथेसिस से याद रहेगा कि फोटोलिसिस ऑफ वाटर में हमारा कौन इन्वॉल्व होता है, तो मैंगनीज इन्वॉल्व होता है। ठीक है, अब हम आते हैं हमारा मॉलिब्डेनम। अब मॉलिब्डेनम कंपोनेंट ऑफ नाइट्रोजनेस है, ठीक है, तो मॉलिब्डेनम और आयरन भी है साथ में। मॉलिब्डेनम आयरन प्रोटीन है एक्चुअली हमारा नाइट्रोजनेस, हमने अभी ऊपर के क्वेश्चन में देखा। और नाइट्रोजनेस किस चीज में हेल्प करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में। सो molybdenum is a component of the enzyme nitrogenase, and the enzyme nitrogenase का काम क्या है, the enzyme nitrogenase helps in nitrogen fixation। उसके बाद जिंक, तो जिंक हमने पढ़ा था जब हमने हॉर्मोन्स पढ़े थे इन प्लांट्स, तो हमने ऑक्सीन्स पढ़ा था। तो ऑक्सीन्स के सिंथेसिस के लिए जो एलिमेंट रिक्वायर्ड होता है दैट इज जिंक। सो जिंक इज नीडेड फॉर द सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीन्स। ये हमें याद रखना है कि जिंक जो है ऑक्सीन्स के सिंथेसिस में हेल्प करेगा। उसके बाद आयरन जो है इट इज तो हम molybdenum is a component of nitrogenase, फिर zinc is needed for synthesis of auxins, and iron
इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ फेरेडॉक्सिन। अब आयरन, आप इसका नाम ही देखिए, फेरेडॉक्सिन, नाम ही में आयरन है, फेरस, फेरिक। तो फेरेडॉक्सिन में होता है आयरन, और आयरन, फेरेडॉक्सिन कहाँ था हमारे पास, फेरेडॉक्सिन हमारे फोटो सिस्टम्स में था। फोटो सिस्टम्स में हमने देखा था कि फोटो सिस्टम्स जो है वो लाइट एब्जॉर्ब करते हैं, और फिर हमारे पास ये लाइट जो है वो हमारा फोटो सिस्टम से, फोटो सिस्टम्स की डिफरेंट जो लाइट एनर्जी इंक्रीज होती है उसके बाद हमारे डिफरेंट कंपोनेंट्स के पास जाती है। ये हमारी जो लाइट एनर्जी है, तो उसमें से ही एक कंपोनेंट था हमारे पास फेरेडॉक्सिन। तो आयरन इज कंपोनेंट ऑफ फेरेडॉक्सिन। तो यहाँ से हमारा आंसर आता है ए का 4, बी का 1, सी का 3, डी का 2 एंड ई का 5। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। अगर आप देखना चाहें तो आपको अगर बोरॉन का भी बस पता रहता, एकदम कंफर्म रहते आप, और आयरन तो खैर फेरेडॉक्सिन का ही है, तो आपको अगर एक भी कंफर्म पता है और उसके अलावा ऑप्शंस में सारे अलग दिए हैं, तो आप तुरंत बी कर देते अगर आपको बोरॉन पे कॉन्फिडेंस होता। फिर भी मैं बोलूंगी एक बार सारे ऑप्शंस को देख लिया करिए और उसके बाद ही आंसर को मार्क करिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, प्लांट्स कैन बी ग्रोन इन, और फिर से हमें इनकरेक्ट ऑप्शन को टिक करना है, ठीक है। तो प्लांट्स को हम इसमें से किस में ग्रो कर सकते हैं, तो पहले हम देखते हैं कि प्लांट्स के ग्रोथ के लिए क्या क्या इसेंशियल होता है। तो व्हाट आर द इसेंशियल एलिमेंट्स व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर प्लांट का ग्रोथ। सो प्लांट्स रिक्वायर इसेंशियल एलिमेंट्स फॉर देयर ग्रोथ, ठीक है, व्हिच दे यूजुअली टेक अप फ्रॉम द मीडियम ऑन व्हिच दे ग्रो। अब प्लांट को जिस मीडियम में आप रखोगे उसी से तो अपने न्यूट्रिएंट्स लेंगे। सॉइल में उगाओगे तो सॉइल से प्लांट न्यूट्रिएंट्स लेगा, अगर पानी में आप डाल रहे हो प्लांट को तो पानी से न्यूट्रिएंट्स लेगा, ठीक है। तो अगर ये एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन लेसर देन द क्रिटिकल से नीचे होगी, दिक्कत होगी प्लांट को। क्रिटिकल वर्ड से ही अगर कुछ भी इधर उधर होता है तो देयर इज अ डिफिकल्टी, तो इट लीड्स टू डेफिशिएंसी सिम्टम्स। सो जो एलिमेंट्स अगर हमारे पास क्रिटिकल कंसंट्रेशन से कम अमाउंट में है तो उससे जो है डेफिशिएंसी सिम्टम्स हमें प्लांट में देखने मिलते हैं। तो जो इसेंशियल एलिमेंट्स का सोर्स है फॉर द प्लांट, तो वो कहाँ से आएगा, जहां पे आप प्लांट को ग्रो कर रहे हो, तो सॉइल में है तो सॉइल से आएगा, अगर वाटर से है तो वाटर से आएगा हमारे पास। लेकिन क्या सिर्फ वाटर में जो है हमारे पास आप प्लांट को ग्रो करोगे तो प्लांट ग्रो होगा? नहीं, तो प्लांट ग्रो नहीं होगा ऐसे ही अगर आप पानी में उसको डाल दो। आपको पानी के साथ इसेंशियल एलिमेंट्स डालने पड़ेंगे। तो आप अगर पानी में अगर होता है ऐसा हमारे पास, जैसे हम हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं, तो हाइड्रोपोनिक्स में अगर हम प्लांट्स को कई जगह पे वाटर में उगाया जा रहा है आजकल, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एरेटिंग ट्यूब यूज की जा रही है, न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन हमने रखा है, हमें पता है कि प्लांट को क्या क्या न्यूट्रिएंट्स चाहिए, इतनी स्टडीज हो चुकी हैं। उसके बाद हमने रखा है फनल फॉर एडिंग वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो यहाँ से वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स हम देते रहेंगे और हमें पता है प्लांट को कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तो उस पानी में हम न्यूट्रिएंट्स डिलीवर करते रहेंगे और तो प्लांट उन न्यूट्रिएंट्स को अपटेक कर पाएगा। तो सॉइल में तो नेचुरली हमारे पास जो है न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पर अगर हम हाइड्रोपोनिक्स करना चाहें, यानी कि हम पानी में प्लांट्स को उगाना चाहें, तो हमें पानी में इसेंशियल एलिमेंट्स को ऐड करना पड़ेगा। उसके साथ साथ ही हमें एरेशन मेंटेन करनी पड़ेगी, और साथ ही साथ आपको उस पानी को ऐसे छोड़ नहीं सकते, आपको चेंज भी करना पड़ेगा बार बार, और उसमें ऐड भी करने पड़ेंगे न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स तो रिप्लेनिश होते रहेंगे, प्लांट यूज करते रहेगा, ठीक है। तो हमारे पास इतना हमें करना पड़ेगा और इसे हम कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स। तो प्लांट्स कैन बी ग्रोन इन आइदर वाटर और सॉइल, तो हमें इनकरेक्ट चूज करना है। तो प्लांट्स कैन बी ग्रोन इन सॉइल विद इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, बिल्कुल सही है, ये तो सारे प्लांट्स तो सॉइल में ही ग्रो करते हैं। वाटर विद इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, हाँ कर सकते हैं हम, कैसे? हाइड्रोपोनिक्स, हमने अभी अभी पढ़ा कि हाइड्रोपोनिक्स में हम पानी में भी प्लांट्स को उगा सकते हैं विद इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। तो ये दोनों तो हमारे सही हो गए।
उसके बाद सी है आइदर वाटर और सॉइल विद एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। तो हाँ, अभी तो हमने देखा कि सॉइल वाला भी सही है, वाटर वाला भी सही है, यानी ये भी हमारा ट्रू है। उसके बाद वाटर और सॉइल विदाउट एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इनकरेक्ट है ये तो। अब एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स के बिना तो प्लांट को उगा ही नहीं सकते, क्योंकि एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो है वो एसेंशियल है फॉर द प्लांट फॉर इट्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो गए सारे। अब हम आते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पे। तो हमारा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है नेम अ प्लांट विच एक्यूमुलेट्स सिलिकॉन। ठीक है, तो अब हमने देख लिया कि इसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं, फिर इसेंशियल एलिमेंट्स का काम क्या क्या है। ठीक है, हमने ये सब देख लिया। अब हमसे पूछ रहा है सिलिकॉन। अब आप एक ऐसा प्लांट बताओ जो सिलिकॉन को एक्यूमुलेट कर रहा हो या स्टोर कर रहा हो अपने अंदर सिलिकॉन। ठीक है, तो सिलिकॉन का काम क्या है सबसे पहले? तो जो सिलिकॉन है इट इंक्रीजेस टॉलरेंस टुवर्ड्स स्ट्रेसेस लाइक लैक ऑफ वाटर। यानी कहीं पर लैक ऑफ वाटर है तो उसके अगेंस्ट टॉलरेंस को इंक्रीज करेगा हमारा सिलिकॉन। यानी सिलिकॉन अगर प्रेजेंट होगा तो प्लांट और भी ज्यादा वाटर की कमी को झेल पाएगा सिलिकॉन के प्रेजेंस में। तो सिलिकॉन तो एक तरह से जो प्लांट्स जो हमारे बहुत ही ड्राई कंडीशंस में उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये तो हमें मान लीजिए हमारे बॉडी में कोई ऐसी चीज हो जो हमें किसी और चीज की कमी से लड़ने के लिए हेल्प करे, तो वैसा ही है सिलिकॉन। अगर किसी प्लांट को पानी की कमी है तो उसको बेटर अच्छे से टॉलरेट करने के लिए हेल्प कर रहा है, वो है सिलिकॉन। और क्या करता है? इट डिलेज विल्टिंग ऑफ द प्लांट एंड प्रोटेक्ट्स द प्लांट अगेंस्ट एलिमेंट टॉक्सिसिटी। तो जो प्लांट्स हैं जो विल्ट हो जाते हैं यानी मुरझा जाते हैं, उसके बाद किन्हीं एलिमेंट्स की टॉक्सिसिटी हो सकती है प्लांट्स के अंदर। हमने अभी देखा कि मैंगनीज टॉक्सिसिटी हो सकती है प्लांट्स में, तो इसको प्रिवेंट करने में हेल्प कर रहा है हमारे पास जो सिलिकॉन है। तो सिलिकॉन क्या क्या प्रिवेंट कर रहा है कि अगर आपको कोई प्लांट के अंदर कोई स्ट्रेसेस है, जो मोस्ट कॉमन में जो सिलिकॉन हेल्प करता है, यानी अगर प्लांट को बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन या वाटर लॉस है तो उसको बेटर टॉलरेट करने में हेल्प करेगा सिलिकॉन। पहला तो ये काम है। फिर विल्टिंग को भी डिले कर रहा है और प्रोटेक्ट कर रहा है प्लांट को अगेंस्ट हमारे पास जो एलिमेंट्स की टॉक्सिसिटी हो सकती है दूसरे एलिमेंट्स की, उससे भी प्रिवेंट कर रहा है सिलिकॉन। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सिलिकॉन का काम क्या क्या है। तो हमने 3 चीजें देखी। टॉलरेशन में हेल्प कर रहा है, देन विल्टिंग को प्रिवेंट कर रहा है, देन प्रिवेंट्स टॉक्सिसिटी ऑफ अदर एलिमेंट्स। उसके बाद हमें एक ऐसा प्लांट का नाम बताना है जो सिलिकॉन को एक्यूमुलेट करता है। तो ऐसा प्लांट है हमारा ओराइजा सटाइवा। तो जो हमारा ओराइजा सटाइवा है, दिस इज वन ऑफ द प्लांट्स जो हमारा सिलिकॉन को एक्यूमुलेट करता है। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 1। हमें एक ऐसा प्लांट बताना था विच एक्यूमुलेट सिलिकॉन। तो हमने सिलिकॉन के सारे काम देख लिए और एक ऐसा प्लांट जो एक्यूमुलेट करता है सिलिकॉन, वो उसमें हो गया हमारा ओराइजा सटाइवा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, माइकोराइजा इज अ म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन, हाउ डू द ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व्ड इन दिस एसोसिएशन बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर। तो अब हमसे पूछ रहा है माइकोराइजा। ठीक है, तो माइकोराइजा क्या है? इट इज ऑल्सो अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स एंड फंगस। तो रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स एंड फंगस के बीच सिम्बायोटिक एसोसिएशन, इसे हम बोलते हैं माइकोराइजा। तो माइकोराइजा से क्या बेनिफिट हो रहा है? सिम्बायोटिक यानी दोनों को कुछ ना कुछ बेनिफिट होना चाहिए। तो माइकोराइजा से फंगस को क्या बेनिफिट हो रहा है और इस हायर प्लांट को क्या बेनिफिट हो रहा है? तो सबसे पहले बेनिफिट टू द प्लांट हम देखेंगे कि जो ये फंगस जो कि एक क्लोरोफिलस है, इसके पास अपना क्लोरोफिल नहीं है, वो हमारे पास उस प्लांट के रूट्स के साथ रह रहा है। तो क्या है इसके पास? डायरेक्ट एक्सेस टू ग्लूकोज एंड सुक्रोज फ्रॉम द प्लांट। तो इसको
ये तो एक क्लोरोफिलस है, अपना खाना तो बना नहीं सकता, और इसको डायरेक्टली ग्लूकोज और सुक्रोज मिल रहा है इस हायर प्लांट से, प्लांट के रूट से। ठीक है, तो जो प्लांट है इट इज अ सोर्स ऑफ फूड फॉर द फंगल कंपोनेंट। सही बात है, फंगस, ये जो हमारे पास फंगस है, हमें पता है उसके पास क्लोरोफिल नहीं होता, इसको ये जिंदा कैसे रहेगा, तो डायरेक्टली इसको ग्लूकोज और सुक्रोज मिल रहा है प्लांट के रूट से, इसको तो कुछ करना ही नहीं पड़ रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है इस फंगस के लिए। उसके बाद फंगस जो है प्लांट को कैसे हेल्प कर रहा है, तो जो फंगल हाइफी है वो हेल्प कर रहे हैं इन द मोबिलाइजेशन ऑफ फोस्फोरस फॉर द प्लांट। तो प्लांट को फोस्फोरस चाहिए, जो कि एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है न्यूक्लिक एसिड एंड सेल मेम्ब्रेन का। तो जो फंगस है वो हेल्प कर रहा है प्लांट्स को कि वो ज्यादा से ज्यादा फोस्फोरस एब्जॉर्ब कर पाए। तो फोस्फोरस एब्जॉर्प्शन में जो फंगस है वो प्लांट की हेल्प कर रहा है। तो और साथ ही साथ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स में भी जो हमारे पास जो फंगस है वो हेल्प कर रहा है। तो ठीक है, तो दोनों का फायदा हो रहा है, फंगस को खाना मिल रहा है डायरेक्टली प्लांट के रूट से, और प्लांट को चाहिए फोस्फोरस एंड यानी वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब करना है प्लांट को, मेनली फोस्फोरस में जो हेल्प कर रहा है वो फंगस है। तो दोनों का एक तरह से फायदा हो रहा है, और दोनों ही सिम्बायोटिक म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन में रह रहे हैं। तो ये था हमारा माइकोराइजा के बारे में। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, नाइट्रोजन फिक्सेशन इज शोन बाय प्रोकैरियोट्स एंड नॉट बाय यूकैरियोट्स। हमें कमेंट करना है, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोकैरियोट्स दिखाते हैं और यूकैरियोट्स नहीं दिखाते, ऐसा क्यों है? तो पहले नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है? नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है हमारे पास प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू अमोनिया। ठीक है, ये तो हमने अब देखा ही है कि जो कन्वर्जन का प्रोसेस है उसको नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। एंड अदर रिलेटेड कंपाउंड्स, अमोनिया में तो आप कर दिया आपने, आप नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, तीनों को ही हम नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलेंगे। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है वो प्रोकैरियोट्स में दिखता है और हमें यूकैरियोट्स में नहीं दिखता, तो ऐसा क्यों है? तो जो नाइट्रोजनेज है इन प्रोकैरियोट्स, तो जो इन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया टेक पार्ट एज दे हैव नाइट्रोजन फिक्सिंग एंजाइम्स, जो कि है नाइट्रोजनेज हमारे पास। तो जो बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया होते हैं दे टेक पार्ट इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो दे टेक पार्ट इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, क्यों? क्योंकि उनके पास नाइट्रोजनेज एंजाइम होती है, और जो नाइट्रोजनेज एंजाइम होती है हमने देखा कि वो ऑक्सीजन सेंसिटिव है, ऑक्सीजन आ गया नाइट्रोजनेज ने काम करना बंद कर दिया। सो ये है हमारा रिक्वायरमेंट नाइट्रोजनेज एंजाइम का कि उसको ऑक्सीजन तो चाहिए ही नहीं। अब ये प्रोकैरियोट्स इस डिमांड को फुलफिल कर पा रहे हैं कि ये जो नाइट्रोजनेज एंजाइम है उसको ये ऑक्सीजन से दूर रख रहे हैं, पर क्या हम यूकैरियोट्स नाइट्रोजनेज एंजाइम को ऑक्सीजन से दूर रख पाएंगे? नहीं, हम नहीं रख पाएंगे, हमें तो ऑक्सीजन चाहिए अपने सर्वाइवल के लिए, तो हम नाइट्रोजनेज को हम हैंडल ही नहीं कर पाएंगे। नाइट्रोजनेज का एक प्री रेक्विजिट है कि इसको ऑक्सीजन से दूर रखना है, हम खुद ही ऑक्सीजन से दूर नहीं रह सकते, तो हम किसी एंजाइम को कैसे रखेंगे ऑक्सीजन से दूर? इसलिए हमको भगवान ने नाइट्रोजनेज दिया ही नहीं, इसलिए हम नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं कर सकते। तो ये था नाइट्रोजनेज इन प्रोकैरियोट्स एंड नाइट्रोजनेज इन यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में नाइट्रोजनेज नहीं होता, तो हम यूकैरियोट्स नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं कर सकते। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। अब हम आते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। Carnivorous plants like Nepenthes and Venus flytrap have nutritional adaptations. Which nutrients do they specially obtain and from where? ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कि नेपेंथिस और वीनस फ्लाईट्रैप के पास न्यूट्रिशनल अडेप्टेशंस हैं, और तो कौन सा न्यूट्रिएंट ये स्पेशली ऑब्टेन करते हैं और कहाँ से? तो जो नेपेंथिस और वीनस फ्लाईट्रैप है ना, ये कार्निवोरस प्लांट्स हैं। ठीक है, कार्निवोरस प्लांट्स है, और ये पाए कहाँ जाते हैं? तो जो नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल होता है उसमें ये नेपेंथिस और वीनस फ्लाईट्रैप जैसे कार्निवोरस प्लांट्स
उगते हैं। अब इसके बाद although they are autotrophic, they are likely to be deficient in nitrogen, क्योंकि नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल में उग रहे हैं, ऑटोट्रॉफ तो हैं पर फिर भी हमारे नाइट्रोजन में डेफिशिएंट होते हैं ये प्लांट्स, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू ओवरकम दैट दे हैव इवॉल्व्ड टू बी कार्निवोरस। अब ये क्या करें, इनको नाइट्रोजन तो मिल नहीं रहा था, इनको नाइट्रोजन चाहिए पर, तो ये क्या क्या, ये कार्निवोरस बन गए। टू ओवरकम दिस, नाइट्रोजन की कमी को ओवरकम करने के लिए खुद ही कार्निवोरस बन गए। तो दे हैव मॉर्फोलॉजिकल मॉडिफिकेशंस, तो इनके पास जो है, इनकी जो लीव्स होती है ना, ये मॉडिफाइड होती हैं। तो मॉर्फोलॉजिकल मॉडिफिकेशंस लाइक पिटफॉल्स होते हैं, ट्रैप्स होते हैं, स्टिकी म्यूकस होते हैं। तो ये क्या करते हैं इन मॉडिफिकेशन से, जैसे आप देख सकते हैं ये पिचर प्लांट है नेपेंथिस, जिसको हम पिचर प्लांट भी बोलते हैं। तो जो लीफ एपेक्स है दैट इज मॉडिफाइड इनटू अ लिड एंड लीफ लैमिना इज मॉडिफाइड इनटू पिक्चर, यानी एक पिक्चर जैसा बन गया, और एक विंग्ड लीफ बेस है, यानी कि एक पिक्चर जैसा बन गया। अब जो भी इंसेक्ट यहाँ पे आएगा, इसको फट से जो पिक्चर प्लांट है वो ट्रैप कर लेगा और इसको डाइजेस्ट कर लेगा और अपनी नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर लेगा। यानी पिक्चर प्लांट को चाहिए था नाइट्रोजन, सॉइल में नाइट्रोजन है नहीं, इतना ऑटोट्रॉफिक एक्टिविटी है नहीं कि नाइट्रोजन को सिंथेसाइज कर सके, चाहिए नाइट्रोजन। अब ये खुद को मॉडिफाई कर रहे हैं मॉर्फोलॉजिकली, ताकि ये इंसेक्ट्स को ट्रैप करके इंसेक्ट्स का नाइट्रोजन ले सके और अपनी नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके, ठीक है। तो जो नेपेंथिस होता है पिक्चर प्लांट, द लीफ लैमिना इज मॉडिफाइड इनटू अ पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर टू ट्रैप द इंसेक्ट्स। तो जो इनर सरफेस ऑफ द पिक्चर होता है दैट सिक्रीट्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स टू डाइजेस्ट द इंसेक्ट एंड डिराइव द न्यूट्रिएंट्स। एट द एंड जो हमारे पास पिक्चर प्लांट है उसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए। तो जो भी इंसेक्ट्स हैं इनको ये डाइजेस्टिव एंजाइम से डाइजेस्ट करके हमारा जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए, पिक्चर नाइट्रोजन चाहिए, वो पिक्चर प्लांट को ऑब्टेन हो जा रहा है। और यही है इसका मोटिव, इस जो भी मॉडिफिकेशंस हुआ है, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हुआ है पिक्चर प्लांट में, दैट इज फॉर ऑब्टेनिंग एंड गेनिंग नाइट्रोजन, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम आते हैं, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। नेम अ प्लांट विच लैक्स क्लोरोफिल, हाउ विल इट ऑब्टेन न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले क्लोरोफिल का क्या काम है, ठीक है। तो क्लोरोफिल क्या है, क्लोरोफिल इज अ ग्रीन पिगमेंट, हमें पता है क्लोरोफिल इज अ ग्रीन पिगमेंट विद दैट ट्रैप्स सनलाइट एंड दस हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस। तो हमारे पास जो क्लोरोफिल है वो सनलाइट को ट्रैप करके फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर रहा है, और इसके वजह से जो प्लांट्स है, प्लांट्स की लीव्स हैं, उनमें ग्रीन कलर आ रहा है, ठीक है। तो क्लोरोफिल अगर किसी के पास नहीं है, प्लांट के पास, तो क्या वो फोटोसिंथेसिस कर पाएगा, वो प्लांट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो अब पूछ रहा है कि फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता ये प्लांट, इस लाइन का ये मतलब है, तो ये कहाँ से न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करेगा। तो एक क्लोरोफिलस प्लांट्स यानी जिनके पास क्लोरोफिल नहीं है, सो दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड एंड डिपेंड ऑन अदर सोर्सेज टू ऑब्टेन देयर नरिशमेंट, ठीक है। ये डिपेंड करते हैं ऑन अदर सोर्सेज फॉर ऑब्टेनिंग देयर नरिशमेंट। तो कौन कौन से ऐसे प्लांट्स होते हैं, हमें एग्जाम्पल देने हैं। तो कस्क्यूटा होता है, जिसे हम अमारबेल भी कहते हैं, तो इसमें क्लोरोफिल नहीं होता और ये पैरासिटिक इन नेचर होता है। तो पैरासिटिक इन नेचर यानी किसी और प्लांट के ऊपर रहता है फॉर इट्स न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स। इसके खुद के पास तो क्लोरोफिल है नहीं, खुद तो ये कुछ भी सिंथेसाइज नहीं कर पाएगा फॉर इट्स न्यूट्रिशन। तो ये जो है हमारे पास जो कस्क्यूटा या अमारबेल है, दैट इज अ पैरासाइट, यानी पैरासाइट के जैसा रहता है किसी और प्लांट पे, एंड उस प्लांट से अपना जो न्यूट्रिशन है ये ऑब्टेन करता है, क्योंकि क्लोरोफिल तो है नहीं इसके पास। तो हमने क्या दिया, हमने प्लांट को नेम किया, दैट इज कस्क्यूटा, और हमने बताया कि कैसे ऑब्टेन करेगा ये न्यूट्रिशन। ये तो पैरासाइट है, पैरासाइट यानी किसी और के ऊपर रहने वाला, और उससे अपना सारा न्यूट्रिशन ऑब्टेन कर लेगा, इसको कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम एन इंसेक्टिवोरस एंजियोस्पर्म।
अब हमसे पूछ रहा है इंसेक्टिवोरस वोरस एंजियोस्पर्म का नाम बताओ। इंसेक्टिवोरस, कार्निवोरस, कार्निवोरस होगा, इंसेक्ट को खाता है, ऐसा एक प्लांट बताओ आप। हमने अभी अभी देखा कि जो वीनस फ्लाई ट्रैप है, वीनस फ्लाई ट्रैप और पिचर प्लांट, ये सब हमारे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं। ये नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल में ग्रो करते हैं, इनके पास नहीं है नाइट्रोजन, तो ये इंसेक्ट्स को खाते हैं ताकि उनके बॉडी से इनको इनको नाइट्रोजन मिल सके। तो ये होगा हमारा इंसेक्टिवोरस एंजियोस्पर्म। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। अ फार्मर एड्स azotobacter culture to soil before sowing maize, which mineral element is being replenished? तो एक फार्मर है, उसने azotobacter डाल दिया बिफोर सोइंग मेज, उसको मेज उगाना था, उसके पहले उसने अजोटोबैक्टर डाल दिया। ऐसा क्यों किया उसने? तो एजोटोबैक्टर जो है इट इज अ फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। तो ये क्या करेगा कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट कर देगा और ये अमोनिया प्लांट्स यूज कर सकते हैं। बैक्टर की वजह से ये जो एजोटोबैक्टर की वजह से हमारा जो सॉइल है वो रिप्लेनिश हो जाएगा इन नाइट्रोजनस कंपाउंड्स। तो इससे ये हमारा बायो फर्टिलाइजर की तरह एक्ट कर रहा है। उसके बाद अगर हम मेज को उगाएंगे उस नाइट्रोजन एनरिच्ड सॉइल में, तो हमारा अच्छा ईल्ड आएगा, बिकॉज ये नाइट्रोजनस कंपाउंड्स रिप्लेनिश हो गए हैं जो हमारा सॉइल है उसके अंदर। तो जो हमारी मेज की ईल्ड है वो अच्छी आएगी। तो एजोटोबैक्टर डालने का क्या फायदा हुआ? इट इज अ फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। कुछ भी चीज हम नेचुरल करें तो ज्यादा बेटर है, तो इट इज एक्टिंग एज अ बायो फर्टिलाइजर। तो पहले ही हमने क्या किया, पहले ही हमने एजोटोबैक्टर को सॉइल में ऐड कर दिया ताकि वो सारे नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स को रिप्लेनिश कर पाए। तो हमारा खेती जो है, मेज की खेती जो हम करने वाले हैं, वो हमारी और अच्छी होगी और अच्छी ईल्ड आएगी। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो आज के लिए हम क्वेश्चन नंबर 7 तक ही करते हैं, फिर हम आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट सेशन। तो हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के से हमारा एक छोटा इंट्रोडक्शन हो जाता है चैप्टर का, क्योंकि आपको हर ऑप्शन कुछ ना कुछ सिखाता है। तो आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को अच्छे से करिए। उसके बाद हमने देखा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। अगर हमने ये एमसीक्यूज अच्छे से किए तो बाकी सारे क्वेश्चंस वो इधर उधर घुमा के सेम चीज पूछते हैं हमको। क्वेश्चंस नहीं बदलते, क्वेश्चन पूछने का तरीका बस बदलता है। तो इसी के साथ हम आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच, ऐसे ही पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।